हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की जो इंग्लिश की आपकी गुलमोहर बुक है उसका एक न्यू चैप्टर, दैट इज़ योर लेसन नंबर 5, द स्मॉल घोस्ट ऑफ द माउंटेन। ओके, अब इस पूरे टाइटल का क्या मतलब है वो मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन सबसे पहले आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक पिक्चर देख रहे होंगे जो कि एक कैट की पिक्चर है। यस, अब ये कैट जो है एक कोई नॉर्मल कैट नहीं है, ये कैट है पलासिस कैट। इस कैट को जो कैटेगरी है, जो स्पीशी की ये कैट है, उसे हम कहते हैं पलासिस कैट। ओके, ये जो कैट है ये बहुत रॉकी, माउंटेनियस, ठंडे रीजन्स में मिलती है और ये एक वाइल्ड कैट है, यानी कि जंगली बिल्ली है। नॉर्मल हमारी जो डोमेस्टिक कैट्स होती हैं उन जैसी ये नहीं होती है। इट्स अ वाइल्ड कैट, वाइल्ड एनिमल है ये। इसको स्मॉल घोस्ट यानी कि भूत, और स्मॉल घोस्ट क्योंकि छोटी सी होती है इसलिए इसको स्मॉल घोस्ट बोला है माउंटेन्स का, यानी कि जो माउंटेन वाले जो बहुत हाइट पे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये मिलती है और जो ठंडे एरियाज़ होते हैं वहाँ ये मिलती है। अब इस चैप्टर में क्यों इस पलासिस कैट को स्मॉल घोस्ट ऑफ माउंटेन कहा गया है, आइए देखते हैं। रीड करने से पहले आप अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड एक पिक्चर देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर डेफिनेटली आपको दिख रहा है पूरे ब्राउन कलर के रॉक्स, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ एनिमल जैसा फिगर आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में। अगर आप ध्यान से देखें तो डिड यू स्पॉट द स्नो लेपर्ड? क्या आपको ये स्नो लेपर्ड दिखा? येस, ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर ये स्नो लेपर्ड दिखा है, लेकिन पहली बार में, पहली नज़र में नहीं समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि इस स्नो लेपर्ड ने अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया है। कैमोफ्लेज यानी जब कोई एनिमल अपने बॉडी के कलर से अपने सराउंडिंग्स के को साथ मिक्सअप हो जाता है, यानी उसमें खुद को छुपा लेता है, यानी उसने खुद को कैमोफ्लेज कर लिया है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल कमेलियन है, यानी गिरगिट होता है। गिरगिट जिस कलर का होता है उस कलर के इन्वायरमेंट में खुद को ढाल देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ग्रीन कलर का है तो वो ग्रीन लीव्स, ग्रीन पेड़, ग्रीन पत्तियों में छुप जाएगा ताकि हम उसको देख नहीं पाएंगे, और जो उसके दूसरे एनिमीज़ या दूसरे बड़े जानवर जो दूसरे उसको अटैक करने आ रहे हैं वो उसको देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें क्या लगेगा पत्तियां हैं, लेकिन पत्तियों के बीच में उस गिरगिट, उस कैमेलियन ने खुद को कैमोफ्लेज करके रखा है, यानी छुपा के रखा है। उस तरीके से इस स्नो लेपर्ड ने भी खुद को अपने एनिमीज़, बड़े जानवरों से बचाने के लिए खुद को इस एनवायरनमेंट में कैमोफ्लेज करके रखा है, यानी खुद का जो बॉडी का, स्किन का या जो इनके फर का कलर होता है वो ऐसी जगह छुपते हैं जो इस कलर से मैच करे, ताकि इनको कोई भी जंगली बड़े जानवर नहीं देख पाए। ओके, क्या आप इसको दूर से देख पाओगे? नहीं, दूर से तो आप बिल्कुल नहीं देख पाओगे, क्योंकि इस स्नो लेपर्ड ने खुद को क्या किया हुआ है? कैमोफ्लेज किया हुआ है। बहुत पास में जब आप जाओगे, ध्यान से देखोगे, तब आपको समझ में आएगा ओके ये स्नो लेपर्ड है, और तब तक तो ये आपको ही अटैक कर देगा। ओके, फाइंड आउट व्हाट कैमोफ्लेज मीन्स। कैमोफ्लेज का क्या मतलब होता है वो अभी मैंने आपको बताया, और कैसे इस फोटोग्राफ पे ये वर्ड अप्लाई कर रहा है वो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कि जब एनिमल्स अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से खुद को छुपा लेते हैं उस एनवायरनमेंट में तो हम उसे कहते हैं कैमोफ्लेज करना। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे पोलार बेयर होता है, बड़ा सा बेयर होता है, वाइट कलर का होता है, यस भालू होता है, वो वाइट कलर का होता है, तो वो कहाँ रहता है? स्नो वाले एरियाज़ में रहता है। तो स्नो भी वाइट कलर की होती है, तो वो क्या करता है? ऐसे स्नोई वाली जगह पे छुप जाता है ताकि उसको उसके दूसरे जो एनिमीज़ हैं या जो ह्यूमंस हैं वो उसको ना देख पाएँ, ना उसको पकड़ पाएँ, ना उसको हार्म कर पाएँ। तो उसने क्या किया? वाइट कलर की स्नो में खुद का जो वाइट फर जैसी उसकी बॉडी है उसके साथ उसको छुपा लिया खुद को। तो हमें क्या लगेगा? स्नो, लेकिन जब तक वो थोड़ा मूव नहीं करेगा या कुछ हिलेगा नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पोलर बेयर बैठा है या खुद को उसने छुपा कर रखा है। ओके, सो दिस इज़ वॉट अ कैमोफ्लेज मीन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। ऑथर की पिक्चर आई डोंट थिंक सो कहीं पर भी गिवन थी, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको नहीं दी हुई है। जो ऑथर है इस पूरे चैप्टर का, उनका नाम है जी शहीद। कौन है? जी शहीद। वो एक फॉर्मर चीफ रह चुके हैं लीगल एंड एनवायरनमेंट न्यूज़ ब्यूरो के। तो लीगल एंड एनवायरनमेंट न्यूज़ ब्यूरो के पहले, फॉर्मर यानी कि पहले चीफ रह चुके हैं, अभी नहीं है, पहले वो यहाँ के एक चीफ रह चुके हैं। और किस जगह के हैं ये? ऑफ मातृभूमि इन कोची। तो कोची नाम की जगह में एक प्लेस है जिसका नाम है मातृभूमि। हमारे ऑथर जी शहीद वहीं के ही हैं। ओके, चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑथर। आगे पढ़ते हैं। चलिए, एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, उसे रीड करते हैं।
The Pallas's cat is one of the smallest wild cats of the world. It is named after the German naturalist Peter Simon Pallas, who was the first person to describe the cat. अब ये जो कैट है ये इस दुनिया की सबसे छोटी वाइल्ड कैट है, यानी सबसे छोटी जंगली बिल्ली होती है और इसका नाम है पलासिस कैट। इसका नाम पलासिस कैट कैसे पड़ा? एक जर्मन नेचुरलिस्ट के ऊपर। जर्मनी कंट्री में एक नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट कौन होते हैं? जिनको प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बहुत नॉलेज होता है। तो एक जर्मनी के रहने वाले नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था पीटर सिमोन पलासिस। तो उन्होंने ही सबसे पहले इस कैट को डिस्क्राइब किया था और दुनिया में इस कैट के बारे में बताया था। इसीलिए इनके नाम के ऊपर इस कैट का नाम रख दिया गया पलासिस कैट, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ये कैट कहाँ तक देखी जा सकती है? अप टू अ हाइट ऑफ 12,000 फीट, यानी 12,000 फीट ऊपर हाइट पे, माउंटेन्स पर ही ये कैट ढूंढी जा सकती है। नॉर्मली चलते फिरते जंगलों में आपको ये नहीं दिखेगी। ये हाइट पर, माउंटेनियस रीजन्स पर ही दिखती है। नैरो पाथ्स लीड टू द कैट्स डेन। इस कैट का भी एक डेन होता है, गुफा होती है जहाँ ये रहती है हाइट पर। और अगर आपको इसके डेन तक ये पहुँचना है, इसकी गुफा तक अगर आपको पहुँचना है तो बहुत नैरो, बहुत पतले पतले रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा इसके डेन तक पहुँचने के लिए, विच इज़ सो हाई अप अमंग द रॉक्स दैट इट सीम्स टू टच द स्काई। लेकिन जो इसकी डेन है वो इतनी हाइट पर पहाड़ों के बीच में कहीं होती है कि वहाँ तक पहुँचना ऐसा लगता है कि आपने आसमान छू लिया हो, क्योंकि इट्स ऑन अ वेरी हाइट ऑन ऑल्टीट्यूडल एरिया, बहुत ऑल्टीट्यूड हाइट वाले एरिया पे इसका डेन रहता है। Usually the cat merges with its environment so well that it almost impossible to spot. Usually ये cat क्या करती है? अपने आप को अपने environment के साथ merge कर देती है, यानी जैसा इसका आसपास का environment surroundings है ये वैसे उस surroundings में इस तरीके से छुप जाती है कि मानो जैसे ये खुद को camouflage कर देती है और ये हमारे आँखों के सामने होकर भी हमें नहीं दिखती। इसको spot करना, ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये खुद को camouflage कर देती है। Thus camouflage, it can ambush its prey or hide from predators. ये अपने आप को जब camouflage कर लेती है, अपने environment में जब merge कर लेती है, तो ये अपने prey, अपने शिकार को ambush कर सकती है। ambush यानी कि suddenly अचानक से attack कर सकती है, यानी कि अगर मैं किसी बहुत high mountain वाले area पर हूँ और हो सकता है पलासिस कैट वहाँ पे कैमोफ्लाज्ड है, यानी वहीं पर है, पर मुझे क्या लग रहा है अरे ये तो रॉक्स है, माउंटेन है, तो जब मैं उसके पास कहीं जाऊँगी तो वो अचानक से मुझ पर एम्बुश कर सकती है, यानी अचानक से मुझ पर अटैक कर सकती है, क्योंकि मुझे वो नहीं दिख रही बट उसको तो मैं दिख रही हूँ। और अपने प्रीडेटर्स यानी अपने एनिमीज़, अपने दुश्मनों से ये छुप भी सकती है जब ये कैमोफ्लाज कर लेती है खुद को। ओके, जब आप वहाँ पर जाते हो पलासिस कैट को देखने इतनी हाइट पर, तो वहाँ पर कुछ गाइड, लोकल गाइड वगैरह होते हैं जो आपको अश्योर करते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि ठीक है हम आपको दिखाने चलेंगे पलासिस कैट। तो जो गाइड्स होते हैं वो अश्योर करते हैं, यानी एक श्योरिटी देते हैं किसको? जो बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स वहाँ पर इसकी फ़ोटो खींचने आते हैं, फिल्म मेकर्स जो मूवी के कोई शॉट्स लेने आते हैं, वो उनको जो गाइड्स होते हैं वो इन लोगों को अश्योरिटी देते हैं कि हम आपको ज़रूर से दिखवाएंगे पलासिस कैट। आपको इजीली नहीं दिख पाएगी बट हम आपकी हेल्प करेंगे। Who arrive in Mongolia in search of the cat that they will track the cat even though if it is elusive. तो बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, ये सब मंगोलिया नाम की जगह पर डेफिनेटली आते हैं हमेशा। क्यों? ताकि वो इस कैट को ढूंढ पाएँ और इस कैट को ट्रैक कर पाएँ, यानी इसके पीछे पीछे जा पाएँ, इसकी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर पाएँ। भले ही इसको देखना बहुत इल्यूसिव है, यानी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड दिस कैट, क्योंकि अपने आप को ये कैमोफ्लाज कर लेती है, लेकिन फिर भी मंगोलिया एरिया में लोग जाते हैं, वहाँ के माउंटेनियस एरियाज़ में जाते हैं और क्या करते हैं, इस कैट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर भी जितने भी विजिटर्स मंगोलिया जाते हैं वहाँ के गाइड्स उनको वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि उनको बहुत पेशेंस यानी बहुत सब्र रखना पड़ेगा इस कैट को देखने के लिए, क्योंकि इजीली नहीं दिखेगी। कई बार ऐसा होगा आप जाओगे 5-6 घंटे स्पेंड करके आ जाओगे लेकिन कैट दिखेगी नहीं आपको ये वाली। तो ऐसा आपको सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनप्रेडिक्टेबल वेदर।
मंगोलिया एरिया बहुत हाइट पर है, वहाँ पे वेदर मौसम कभी भी चेंज होता रहता है, अनप्रिडिक्टेबल है। आप बता नहीं सकते कि थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, थोड़ी देर में बहुत ठंड होगी, थोड़ी देर में तूफान आएगा, हरिकेन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको इस वेदर के लिए, बदलते हुए मौसम के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो गाइड्स पहले ही ये सब चीज़ें विजिटर्स को बता देते हैं। चलिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है हमारे चैप्टर का, यहाँ से हमारा चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है। शेफिक बशीर अहमद, a wildlife photographer from Kochi, Kerala, traveled to Mongolia in the winter of March 2017। तो यहाँ पर बात हो रही है एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हम सबको पता है कौन होते हैं, जो जंगली जानवरों की प्रोफेशनल फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, ये उनका काम होता है। तो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं जिनका नाम है शेफिक बशीर अहमद। वो कहाँ के रहने वाले हैं? कोची जगह के रहने वाले हैं, जो कि केरला से है। वो ऑल द वे कोची से ट्रैवल करके कहाँ जाते हैं? मंगोलिया जाते हैं विंटर सीजन में, मार्च 2017 में। ऑब्वियसली मंगोलिया जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? पलासिस कैट को देखने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले ये 4 दिन जो होते हैं मंगोलिया जाके ट्रैकिंग में और कैंपिंग करने में स्पेंड किए। ट्रैकिंग यानी जब आप पहाड़ खुद चढ़ते हो, ओके, और कैंपिंग यानी वहाँ पे कैंप वगैरह लगा के वहीं रहते हो। तो पहले 4 दिन तो उन्होंने ऐसे ही स्पेंड किए हस्ताई नेशनल पार्क में, लेकिन उनको वहाँ पर कोई कैट नहीं दिखी। फिर उसके बाद उन्होंने 11 डेज स्पेंड करे एटलाई माउंटेन्स एरिया में। एटलाई माउंटेन्स एरिया में उन्होंने 11 दिन स्पेंड करे। जो वहाँ के लोकल गाइड वगैरह थे, उन्होंने उनको श्योरिटी दी कि भाई ही वुड गेट द साइटिंग्स ऑफ द पलासिस कैट, की डोंट वरी, हम आपको पलासिस कैट की साइटिंग्स यानी कुछ झलकियाँ तो डेफिनेटली दिखाई देंगे। यानी पहले 4 दिन जब उन्होंने हस्ताई नेशनल पार्क में बिताया तो उनको ये कैट नहीं दिखी। फिर बाद में 11 दिन उन्होंने एटलाई माउंटेन एरिया में दिन बिताए, तो लोकल गाइड्स ने उनको बोला कि आपको कुछ झलकियाँ डेफिनेटली हम दिखाएंगे, यहाँ पर दिखेंगी। जो अहमद का गाइड था उसने उसको ये कहा कि जो ये कैट्स होती हैं ये दिन के टाइम बहुत एक्टिव रहती हैं, यानी डे टाइम में ही आप इनको देख सकते हो और इवनिंग यानी शाम के समय में भी देख सकते हो। एंड दैट वाज व्हाई दे हैड टू स्टार्ट ट्रैकिंग बाय डॉन, और इसीलिए उनको डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह भोर का जो समय होता है, बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 बजे से इनको ट्रैकिंग करना यानी कि उन माउंटेन एरियाज़ में चलना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग्स में ही ये दिखाई देंगी ज़्यादा। He said the cat could be tracked using radio telemetry and camera traps, but sometimes it escaped their notice. लोकल गाइड ने बताया बशीर को कि भाई ये जो कैट, अगर आपको उसको ट्रैक करना है, इसको पकड़ना है, या इसको मतलब बेसिकली इसके पीछा करना है, इसको देखना है, तो हम 2 टेक्नोलॉजी से इसको देख सकते हैं। पहला क्या है? रेडियो टेलीमेट्री। अब रेडियो टेलीमेट्री क्या होता है? ये जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पिक्चर देख रहे हैं, ये एक रेडियो टेलीमेट्री है। इसमें क्या होता है, लोग इस तरीके से रेडियो सिग्नल्स यूज़ करते हैं और रेडियो सिग्नल यूज़ करके किसी भी चीज़ की लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई कैट किस जगह किस लोकेशन पर है। 1960s के टाइम से साइंटिस्ट्स जो हैं वो इस रेडियो टेलीमेट्री टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो घने जंगलों में एनिमल्स को और उनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर पाएँ। ओके, तो पहली चीज़ तो उसने क्या बताई? रेडियो टेलीमेट्री के थ्रू आप पलासिस कैट को देख सकते हो। दूसरी चीज़ उसने क्या बताई? कैमरा ट्रैप्स। आप कैमरा ट्रैप्स की मदद से भी पलासिस कैट को ट्रैक कर सकते हो। ये जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं, ये कैमरा ट्रैप होता है। अब इसमें क्या होता है? कैमरा ट्रैप्स यूजुअली कैमरा ही होता है एक तरीके का, और ये क्या करते हो आप किसी पेड़ पर, किसी इस तरीके से जगह पर लगा देते हो जंगल या किसी एरिया में। उससे क्या होता है, जब इसके आसपास कोई जानवर, कोई एनिमल का मूवमेंट होता है तो ये ट्रिगर होता है, यानी इसमें कोई लाइट ब्लिंक करती है या इसमें कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है या कि कुछ मूव होता है। ये बेसिकली इसमें कुछ एक्टिविटी होते हुए आपको दिखाई पड़ती है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ओके इसके आसपास कोई जानवर मूव हो रहा है या कोई जा रहा है। तो इस कैमरा ट्रैप की मदद से आप किसी एनिमल को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को भी आप ट्रैप कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या लगे रहते हैं? मोशन सेंसर्स। मोशन सेंसर्स यानी मोशन यानी मूवमेंट। अगर कोई भी मूवमेंट हुआ इसके आसपास तो सेंसर लगेगा, इसमें कोई लाइट ब्लिंक होगी, तो इसकी मदद से भी आप पलासिस कैट को देख सकते हो। लेकिन कभी कभी ये जो पलासिस कैट होती हैं ये रेडियो टेलीमेट्री और कैमरा ट्रैप्स की नज़र से भी एस्केप कर जाती हैं, यानी कभी कभी ये दोनों टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बावजूद भी आप पलासिस कैट को नहीं देख पाते, क्योंकि वो
इससे भी बच के निकल जाती है। ओके, तो ये सब गाइड ने इन्फॉर्मेशन दी हमारे बशीर को। द गाइड ऑल्सो फॉलोड द कैट्स ट्रैक्स इन द स्नो। फिर स्नो में कैट का जो ट्रैक है, कैट के पैरों के निशान है, वो गाइड को दिखे, तो गाइड ने क्या किया, उन पैरों के निशानों को फॉलो किया। द लैंडस्केप मेड अहमद शडर। अब वो जो लैंडस्केप था, वो जो पूरा नज़ारा था, उससे अहमद शडर हो गया, यानी एक तरीके से मानो थर थरा गया, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं थी, बिल्कुल भी पेड़ पौधे हरियाली नहीं थे। उसने अपने गाइड से पूछा कि भाई कैसे पलासिस कैट को ढूंढेंगे इस कोल्ड डेजर्ट में, यानी इस ठंडे रेगिस्तान में जहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, हम इतने ख़तरनाक वेदर में इस कैट को कैसे देख पाएंगे। तो गाइड ने उसको अश्योर किया कि कैट को हम बिल्कुल लोकेट कर पाएंगे, बिल्कुल ढूंढ पाएंगे, इवन इफ़ माइट बी डिफ़िकल्ट टू स्पॉट। अगर उसको ढूंढना मुश्किल भी होगा तो भी हम देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कैट है ये डेफिनेटली इज सिटिंग ऑन द स्नो कवर्ड रॉक्स, यानी बहुत हाइट पर स्नो कवर्ड माउंटेन्स में ये पत्थरों पे कहीं ना कहीं बैठी हुई हमें डेफिनेटली मिलेगी माउंटेन्स में, बिकॉज ऑफ इट्स वाइट कोट। क्योंकि जो इसका पूरी बॉडी है ये वाइट कोट है, कोट यानी वाइट कलर का फर, इसके ऊपर इसके जो बॉडी के बाल हैं पूरे, जो पूरे फर हैं वो वाइट कलर का है, इसीलिए डेफिनेटली वो हाई अप इन द माउंटेन्स, जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे कहीं ये बैठी हुई हमको मिलेगी। इसने अपने को कैमोफ्लेज कर लिया होगा, लेकिन ये इस वेदर में भी हमको डेफिनेटली हम इसको स्पॉट कर सकते हैं। तो गाइड ने श्योरिटी दी किसको? अहमद को। अहमद केम अप एम्प्टी हैंडेड ऑन द फर्स्ट 2 days। अब पहले 2 दिन तो सुबह जल्दी से उसने ट्रैकिंग स्टार्ट करी, गया, पहले 2 दिन तो वो एम्प्टी हैंडेड आया, यानी उसको ये कैट देखने को नहीं मिली, बहुत इसने मेहनत करी। कुछ एनिमल्स इसको घूमते हुए मिले, कैट तो नहीं पर दूसरे कुछ एनिमल्स इसको मूव होते हुए मिले इन द ड्राई स्टीप, मेनली रॉडेंस। स्टीप क्या होता है? एक बड़ा सा एरिया जो कि जहाँ पर सिर्फ ग्रास यानी थोड़ी बहुत घास होती है, बट बिल्कुल भी पेड़ पौधे ट्रीज़ वगैरह नहीं होती है। तो इस टाइप के एरियाज़ में जब इसने ट्रैकिंग करी तो वहाँ पर इसको कुछ रॉडेंट्स यानी चूहे टाइप के जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो मूव होते हुए इसको दिखे, लेकिन पलासिस कैट इसको नहीं दिखी। द लैंडस्केप अदरवाइज वॉज जस्ट एन ओशन ऑफ स्नो वाइल्डरनेस। जो पूरा लैंडस्केप था, जो वहाँ का पूरा नज़ारा था, वो स्नोई वाइल्डरनेस था, यानी हर जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और हल्की फुल्की घास थी जो कि बर्फ़ से ढकी हुई थी। ऐसा ही पूरा वहाँ का माहौल था। द ओनली अदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज द वेदर विच चेंज फ्रॉम विंडी टू स्टॉर्मी टू हाउलिंग हरिकेन्स। दूसरी चीज़ जो परेशानी दे रही थी अहमद को वो था वहाँ का वेदर, जो हर थोड़ी देर में चेंज हो रहा था, यानी बदल रहा था। पहले विंडी था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, फिर अचानक से स्टॉर्मी यानी तूफ़ानी वेदर हो गया, फिर उसके बाद हाउलिंग हरिकेन्स हो गए। हाउलिंग हरिकेन्स क्या होते हैं? जैसे गोल 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 वाला जो तूफ़ान आता है, हवा जिसमें हवा की भी आवाज़ आती है, उसे हम हाउलिंग हरिकेन्स कहते हैं। तो ऐसे बार बार रैपिड सक्सेशन में, यानी बार बार एक के बाद एक वेदर वहाँ पे चेंज हो रहा था, जिससे वेदर वहाँ का बहुत बुरा होता चला गया। एंड इसकी वजह से इनको रॉक्स के बीच, पत्थरों के बीच में शेल्टर लेना पड़ा, क्योंकि इनको इस वेदर में जाना और उस कैट को ट्रैक करना बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जो अहमद को फेस करनी पड़ रही थी। तो 2 दिन तो ये इसके ऐसे ही निकल गए, कैट नहीं दिखी, दूसरे रॉडेंट वॉडेंट दिखे, मौसम ख़राब था। अब बात करते हैं 3rd डे की। 3rd डे पे द गाइड लुकिंग इनटू द डिस्टेंस थ्रू हिज बाइनोकुलर्स टोल्ड अहमद टू गेट टू द कैमराज रेडी। अब तीसरे दिन पे भी ये लोग ट्रैकिंग पर निकले। गाइड ने अपने बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन में से कुछ देखा और शायद उसको वो कैट दिखी, तो उसने क्या बोला अहमद को कि अपने कैमरास जल्दी रेडी करो, क्योंकि उसको वो कैट वहाँ पर दिख गई। अहमद बहुत एक्साइटेड हो गया और उसने बाइनोकुलर्स से यानी अपने गाइड की दूरबीन से उस कैट को स्पॉट करने की कोशिश करी, पर वो नहीं कर पाया, बिकॉज इट वॉज इन द परफेक्ट कैमोफ्लेज, क्योंकि उस कैट ने अपने आप को कैमोफ्लेज कर रखा था, अपने इन्वायरमेंट में उसने खुद को छुपा के रखा था इस तरीके से कि वो लोगों को नहीं दिख पाएगी। लेकिन गाइड को समझ में आ गया कि वो पलासिस कैट ही बैठी हुई है। लेकिन फाइनली अहमद ने उस कैट को स्पॉट किया गाइड की मदद से, और पिक्चर्स भी वो ले पाया, उसने क्लिक कर पाया। ओके, अहमद हैड 6 साइटिंग्स इन ऑल ड्यूरिंग हिज 15 days स्टे इन मंगोलिया। टोटल वो मंगोलिया में कितने दिन रुका?
15 दिन के लिए वो मंगोलिया में रुका और 15 दिन में वो 6 बार इस कैट की झलकियाँ देख पाया टोटल। ओके, उसने हर दिन कम से कम 6-6 घंटे स्पेंड किए हैं इस कैट को सर्च करने के लिए। या तो वो ट्रैक करता था या तो हॉर्स बैक पे यानी घोड़े के ऊपर बैठ के इधर से उधर मूव करता था कि कहीं ना कहीं बस उसको ये कैट देखने को मिल जाए। कुछ जगहें वहाँ पर इतनी स्टीप, इतनी ढलान वाली थी कि वहाँ पर जाना सिर्फ हॉर्सेस पर ही पॉसिबल था, यानी आप ट्रैक नहीं कर सकते, वॉक करके नहीं जा सकते, आपको घोड़े पर बैठ के ही उन जगहों पर जाना पड़ा था। तो इस तरीके से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को एंड वेदर, इतनी बैड वेदर को फेस करके उसको कुछ 6 बार देखने को मिली ये पलासिस कैट। शेयरिंग हिज पलासिस कैट एक्सपीरियंसेस विथ मी। अब ये जो अहमद है, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो अपना ये पूरा जो एक्सपीरियंस है, ये जो पूरा अनुभव है पलासिस कैट को देखने का, मंगोलिया का, वहाँ के वेदर का, अपने इस पूरे अनुभव, अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को किससे शेयर कर रहा है? विथ मी यानी कौन? इस हमारे चैप्टर के ऑथर जी शहीद से। ओके, तो जी शहीद अब कह रहे हैं कि अहमद ने ये पूरा एक्सपीरियंस अब मेरे साथ शेयर किया, और शेयर जब मुझसे कर रहा था तो उसको रिकॉल किया उसने याद करा वो फर्स्ट साइटिंग, यानी जब वो पहली बार उसने जब उस पलासिस कैट को देखा तो वो एक्सपीरियंस उसने मेरे साथ शेयर किया। और उसने मुझे बताया कि आई कुड नॉट मेक आउट द कैट एट फर्स्ट। तो अहमद जी शहीद से बोलता है, हमारे ऑथर से बोलता है कि पहली बार तो मुझे कैट दिखी ही नहीं, समझ ही ये नहीं आई कि वहाँ पर कोई कैट बैठी भी है। मुझे तो लगा कि वो तो बस एक छोटा सा पीस ऑफ रॉक, एक पत्थर का टुकड़ा है। जो कैट का हेड था, इट वॉज स्मेयर्ड विथ स्नो, यानी बर्फ से पूरा सना हुआ, पूरा ढका हुआ था कैट का पूरा सर। ठीक है, द कैट अपीयर्ड एज इफ इट वॉज द अटायर्ड इन स्नो। कैट पहली बार उसको ऐसी दिखी एज इफ इट वॉज अटायर्ड इन स्नो, ऐसा लग रहा था उसने स्नो के ही पूरे कपड़े, अटायर क्लोथ्स पहने हुए हैं, पूरी बर्फ से ढकी हुई थी कैट। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस वो अपना बता रहा है किसको? हमारे ऑथर जी शहीद को। और फाइनली जब उसने कैट को स्पॉट कर लिया तो उसने फिर से, किसने? अहमद ने अपने बाइनोकुलर से देखा एंड सॉ द फेशियल हेयर ऑफ द कैट। और कैट के फेशियल हेयर, फेस पे जितने भी उसके बाल, विस्कर्स थे, वो सब उसने देखे। और जो जितने भी बाल थे उसके फेस पर, वो सब ड्यू ड्रॉप से ढके हुए थे, यानी ओस की बूंदों से ढके हुए थे। और ये जो ओस की बूंदें हैं वो आइसिकल्स जैसी दिख रही थी, यानी बर्फ़ के टुकड़ों जैसी दिख रही थी, क्योंकि वो पूरा बर्फीला रीजन, बर्फीला एरिया था। इट वॉज सच अ मैग्निफिशेंट साइट। वो साइट, वो नज़ारा कि बर्फ़ से ढकी हुई पलासिस कैट वहाँ पर बैठी हुई है, ये एक बहुत मैग्निफिशेंट यानी एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था जो मैंने देखा। तो ये पूरा एक्सपीरियंस अहमद ने हमारे ऑथर के साथ शेयर किया। अहमद आगे और अपना एक्सपीरियंस बताता है और हमारे ऑथर से कहता है कि एक ओकेजन यानी एक मौका तो ऐसा था कि आई हैड बीन वॉचिंग विद एब्सोल्यूट स्टिलनेस, कि मैं कैट को देख रहा था और कैट बिल्कुल स्टिल थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, लेकिन सडनली अचानक से वो मेरी नज़रों से वैनिश हो गई, यानी अचानक कहीं गायब हो गई। मैं उसको देख रहा था और वो अचानक कहीं गायब हो गई। उसके बाद अहमद ने कम से कम 2 घंटे इतनी वेट स्नो में वेट किया उस कैट का, लेकिन फिर से दोबारा वो उस कैट को स्पॉट नहीं कर पाया। जो गाइड था वहाँ पे, उसने बताया कि इस पूरे बर्फीले एरिया में, स्नो में और रॉक्स के बीच में सीक्रेट पैसेजवेज हैं, यानी कुछ सीक्रेट होल्स हैं, रास्ते हैं जो सिर्फ इन कैट्स को पता है, जिसमें से अंदर बाहर निकलती हैं और अपनी गुफाओं तक जाती हैं। ऐसे भी कुछ रास्ते हैं विच आर ओनली नोन टू द कैट्स। गाइड ने अहमद को वार्न किया, चेतावनी दी कि कभी कभी ऐसे ओकेजन्स, ऐसे मौके भी आते हैं जब फोटोग्राफर्स और साइंटिस्ट्स को घंटों यहाँ पर बिताने पड़ते हैं कैट को देखने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो एक छोटी सी साइट, फ्लीटिंग साइट यानी कि एक छोटी सी झलकी भी नहीं देख पाते हैं पलासिस कैट की। कई बार इतने दिन रुककर उनको खाली हाथ वापस जाना पड़ता है क्योंकि कैट उनको नहीं दिखती। तो कई बार ऐसा भी होता है। अहमद कहता है कि बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम था कैट को फॉलो करने का, वो था वेदर, क्योंकि वेदर बहुत बार वहाँ पे चेंज होता जा रहा था।
कैट को ढूंढना तो मुश्किल था ही था, लेकिन साथ में इस वेदर को भी झेलना पड़ रहा था कैट को ढूंढने के लिए, क्योंकि वेदर बहुत जल्दी चेंज कर रहा था। क्योंकि वहाँ पर जो विंड चल रही थी वो बहुत हाई वेलोसिटी की थी, यानी जो हवा चल रही थी वो बहुत तेज़ स्पीड में चल रही थी, और कभी कभी अचानक से हरिकेन्स भी आ जाते थे, यानी इस तरीके से चक्र वाले जो तूफान होते हैं ऐसा भी वहाँ पे आ जा रहा था। तो इस तूफ़ानी वेदर में कैट का पीछा करना, उसको देखना बहुत मुश्किल था। कभी कभी ऐसा मौका आ जा रहा था कि जो उनके टेंट्स उन्होंने लगा रखे हैं वो तक उनके टेंट्स उड़ जाते थे, ब्लोन अवे, यानी हवा में उड़ जाते थे। कैमरा यूज़ करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है अहमद, एंड वहाँ पर पलासेस कैट की पिक्चर क्लिक करने गया था। तो वहाँ पर इतनी ठंड होती है कि हाथ जो होते हैं पूरे जम जाते हैं, ग्लव्स पहनने के बाद भी अंदर पूरे हाथ फ्रीज़ हो जाते हैं। तो कैमरा यूज़ करना एंड पिक्चर क्लिक करना भी बहुत मुश्किल था। मोटे मोटे वुलन ग्लव्स पहनने के बाद भी जो अहमद की उंगलियां थी वो नम हो जाती थी, यानी बिल्कुल सूख जाती थी, ठंड में वहीं जम जाती थी, और उस कैमरा तक को हैंडल करना इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल रहता था। उन लोगों को स्पेशल बूट्स की ज़रूरत रहती थी उन माउंटेनियस एरियाज़ में चलने के लिए, क्योंकि उनको ट्रैक करना है, यानी उनको माउंटेन चढ़ाई चढ़नी है तो उनको ट्रैक करना है। दे डोंट हैव टू वॉक, दे हैव टू ट्रैक, खींच खींच के अपनी बॉडी को चलना है, तो स्पेशल बूट्स भी पहनने पड़ते थे। और रात के समय वो लोग किस में सोते हैं? स्लीपिंग बैग्स के अंदर, ऐसे बड़ा बड़ा कपड़े होते हैं, आप सो जाओ और चेन लगा लो, वो स्लीपिंग बैग्स होते हैं। तो वो बताता है कि ठंड इतनी होती थी कि हम लोगों को स्लीपिंग बैग्स में सोना पड़ता था, दैट टू अंडर मैनी लेयर्स ऑफ ब्लैंकेट्स, यानी 5-6 कंबल ओढ़ने पड़ते थे, फिर स्लीपिंग बैग में भी सोना पड़ता था, तब जाके हमारी ठंड कुछ कम हो पाती थी और हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाते थे। और फिर मॉर्निंग में करेक्ट सुबह 5 बजे हमें वेकअप कॉल आ जाता था, साथ में एक हॉट कॉफ़ी भी दी जाती थी हमें कि आप हॉट कॉफ़ी लो, वेकअप कॉल है, उठ जाओ, क्योंकि हमें निकलना है कैट को ट्रैक करने के लिए। वो अर्ली मॉर्निंग में ही दिखती है। क्योंकि आई आस्क्ड पॉल विलियम्स, अ सेलिब्रेटेड वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर। अब ये आय कौन है? आय बात हो रही है हमारे ऑथर जी शहीद की। तो ऑथर बताते हैं हमारे कि मैंने ना एक बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं, यानी जो जंगली जानवरों के ऊपर पिक्चरें बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, उनका नाम है पॉल विलियम्स। कहता है मैंने उनसे पूछा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पलासेस कैट को देखने का, क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी, फिल्म बनाई थी, BBC डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मंगोलिया में। तो ऑथर कहते हैं कि मैंने पॉल विलियम्स से पूछा कि भाई आपने जब ये पिक्चर बनाई थी, मंगोलिया में ही बनाई थी आपने ये मूवी, ये डॉक्यूमेंट्री, तो आपका ये एक्सपीरियंस से अनुभव कैसा था पलासेस कैट को देखने का? तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि इट टुक मैनी वीक्स फॉर माई टीम टू स्पॉट इट। वो कहते हैं कि मेरी पूरी टीम को उसको सिर्फ देखने के लिए, स्पॉट करने के लिए कई हफ्ते लग गए, यानी उसको ढूंढना, देख पाना ईजी नहीं था। वी डिपेंडेड ऑन द आइज ऑफ द नोमैडिक पीपल हु वर्कड विद अस। अब ये नोमैडिक पीपल कौन से होते हैं? नोमैडिक लोग वो लोग होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड होम, कोई एक फिक्स्ड घर नहीं होता। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक वॉन्डर करते हैं, भटकते हैं। कभी कहीं कैंप लगा के रह लिए थोड़े दिन, फिर मौसम ख़राब हो रहा है, फिर अपना कैंप टेंट वेंट उठा के किसी दूसरी जगह चले गए। तो एक जगह से दूसरी जगह ये लोग वॉन्डर करते हैं, यानी कि सिर्फ भटकते रहते हैं, जहाँ पे भी इनको थोड़ा बहुत खाना खाने को मिल जाए, ठीक है। और वहीं पे ही थोड़े दिन जहाँ पे भी रहते हैं, वहीं पे ही उनको लोकली कुछ काम मिल जाता है, तो वहीं पे ही वो लोग अपने पैसे भी अर्न करते हैं। तो पॉल विलियम्स बताते हैं हमारे ऑथर जी शहीद को कि भाई हम किस पे डिपेंडेंट थे, किसकी मदद पे डिपेंडेंट थे कि अच्छा हाँ ये हमें दिखाएंगे पलासेस कैट को। नोमैडिक पीपल, इनके टीम के साथ जो वहाँ के लोकल नोमैडिक पीपल काम कर रहे थे मूवी बनाने के लिए, उन पर ये लोग डिपेंडेंट थे कि ये लोग मदद करेंगे, क्योंकि ये वहीं पर ही रहते हैं, ये रोज़ वहाँ देखते हैं पलासेस कैट को, तो इनको एक आइडिया रहता है कि कहाँ दिखेगी, कितने बजे दिखेगी। तो इनकी मदद से इन्होंने उस कैट को देखा। वर्चुअली नथिंग वॉज नोन अबाउट द मूवमेंट इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पलासेस कैट। अब सबसे पहले आप ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन समझो कि क्या होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो एक सोशल ग्रुप्स में रहते हैं, यानी अपने पूरे झुंड के साथ रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, और उनके जो बिहेवियर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? उनके ग्रुप, उनके झुंड के ऊपर। जैसा झुंड करेगा वो उसको फॉलो करेंगे। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। उसमें उस मम्मा
कैट होती है, पापा कैट होते हैं, उनके बच्चे, उनके यंग वंस होते हैं बहुत सारे, यस। तो एक उनका जो पूरा ग्रुप होता है उसको आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हो। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि वर्चुअली नथिंग वॉज नोन अबाउट द मूवमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पलासिस कैट। पॉल विलियम्स हमारे ऑथर से बताते हैं कि चाहे आप रियलिटी की बात करो या काल्पनिक तौर पर बात करो, इन कैट्स का क्या मूवमेंट रहेगा, किधर जाएंगी, कितने बजे आएंगी, इनका कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ये किसी को नहीं पता रहता कि कितने बजे कहाँ दिखेगी, वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपकी किस्मत अच्छी तो आपको दिख जाएगी। और इनका कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई झुंड में भी नहीं रहती हैं कि हाँ आपको पता है कि यहाँ पे इनका पूरा झुंड मिल जाएगा, यहाँ इनकी फैमिली मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये उन्होंने बताया। He said which is locally called the small ghost of the mountain। और जो वहाँ लोकली, वहाँ पे जो लोकल रहने वाले लोग हैं वो इस कैट को स्मॉल घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहते हैं, क्योंकि जैसे घोस्ट यानी भूत नहीं दिखता है, वैसे ये कैट को भी नहीं देखा जा सकता है, वो दिखती नहीं है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट, इसीलिए इसको स्मॉल घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहते हैं लोकली वहाँ के लोग। He said that one of the turning points, अब पॉल विलियम्स बताते हैं जी शहीद को कि सबसे एक टर्निंग पॉइंट, एक अचानक एक मोड़ आया वहाँ पे ड्यूरिंग द फिल्मिंग, यानी जब वो मूवी बना रहे थे तो एक टर्निंग पॉइंट आया व्हेन दे लोकेटेड 5 किटन्स दैट वर अ फ्यू वीक्स ओल्ड इन अ रॉकी केव। जब वो मूवी बना रहे थे तो अचानक से एक रॉकी केव थी, यानी कि एक गुफा थी जो पूरी पत्थरों की बनी थी, वहाँ पर उनको 5 किटन्स मिली, यानी पलासिस कैट की जो 5 छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये उनको वहाँ पर दिख गए इन लोगों को, जो कुछ हफ्ते ही ओल्ड थे, यानी कुछ ही हफ्ते पहले पैदा हुए थे और बहुत हाई अप इन द माउंटेन्स पर थे। ये जो यंग वंस थे, ये जो बच्चे थे उस कैट के, बहुत एनर्जी, बहुत फुल ऑफ एनर्जी से भरे हुए थे, इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ह्यूमंस को आसपास देखा और उन्होंने ऊपर से देखा कि एक ईगल क्रॉस हुई है, एक बड़ी सी चील निकली है, तो चील क्या है, चील एक प्रीडेटर है, एक शिकारी है, वो इनको उठा सकती है, तो वो वहीं पर ही फ्रीज हो गए, यानी वो किटन्स बहुत ज़्यादा डर गए। ही रिकॉल्ड, कौन, पॉल विलियम्स की बात हो रही है, जब वो जी शहीद को बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, तो उन्होंने रिकॉल किया, याद किया और बताया कि जो पलासिस कैट है लुक्स लाइक अ माइथिकल क्रीचर डीप इन थॉट, यानी पलासिस कैट कोई पौराणिक जानवर की तरह दिख रही थी जो सोच से कई ज़्यादा गहरी थी, यानी उसको देखना ही ऐसा लग रहा था आप किसी पौराणिक जानवर को देख रहे हो जो आपकी सोच से भी कई ज़्यादा गहरी है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरफुल एनिमल्स आई हैव एवर सीन एंड फिल्म्ड। कैरेक्टरफुल का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल इन अ प्लेजेंट वे, यानी पॉल विलियम्स बताते हैं कि जो ये पलासिस कैट है ये इस दुनिया की सबसे ज़्यादा कैरेक्टरफुल एनिमल है, यानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा अलग एनिमल है जो आज तक उन्होंने लाइफ में कभी देखी है और इसके ऊपर उन्होंने मूवी भी बनाई। तो सबसे अलग हटके एनिमल उन्होंने पलासिस कैट को बोला। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, देख लेते हैं। बोला है कि आपको पलासिस कैट का एक छोटा सा कॉमिक स्ट्रिप बनाना है। कॉमिक स्ट्रिप्स हमको पता है, जैसे हम कॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें डायलॉग्स होते हैं, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात करता है एंड देन वो क्लाउड बबल बनता है तो जिसमें वो अपने डायलॉग्स लिखते हैं। एग्जैक्टली आपको यही करना है, आपको दिखाना है कि जो कैट है वो कैमोफ्लेज्ड है अपने इन्वायरमेंट में और एंड इज़ वॉचिंग द गाइड्स, और जो गाइड्स उसको देखने आए कैट भी उनको देख रही है, जो साइंटिस्ट भी उनको देख रही है। आपको स्पीच बबल्स बनाने हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कैट है, ओके प्लीज़ इग्नोर माई ड्राइंग, आई एम वेरी बैड एट इट। मान लीजिए ये कैट है, ओके ठीक है, आपको इसमें स्पीच बबल्स बनाने हैं, यानी ये कुछ कैट कह रही है और जो भी कह रही है आपको स्पीच बबल में इस तरीके से लिखना है। किससे कह रही है, जो गाइड्स एंड साइंटिस्ट वहाँ पर इसको देखने हैं, ठीक है। आपको साथ में ये भी बताना है कि एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या होता है, यानी जब आप इस कैट को देखने जा रहे हो तो आपको उसको हार्म नहीं पहुँचाना है, आप एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बन के जा रहे हो। तो एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट क्या होता है वो भी आपको बताना है, लिखना है, और कैसे हमको पलासिस कैट को हंटर्स यानी शिकारियों से बचाना है और इसको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, उस पर भी आपको 2-4 लाइनें यहाँ पर लिखनी है। सो इट्स योर क्लासरूम एक्टिविटी, यू कैन डू इट विथ योर फ्रेंड्स इन द क्लास। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब बात करते हैं नीरज महीर की। किसकी, नीरज महीर। अब नीरज महीर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, वहाँ के एक साइंटिस्ट हैं, ओके।
अब देहरादून का है, उत्तराखंड में, हम सबको पता है। हु हैज़ बीन स्टडिंग द कैट सिंस 2019। अब नीरज महिर इस कैट के बारे में 2013 से पढ़ रहे हैं, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च एंड काफ़ी स्टडी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं और जो एंथुजियास्ट्स हैं, यानी कि जो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इस कैट के बारे में जानने के लिए, ठीक है, और जिनको पलासिस कैट देखनी है हमारे इंडिया में, वो कहाँ जाए? वो लद्दाख जाए। अगर आप मंगोलिया नहीं जा पा रहे हो और आप इंडिया में रहते हो और आपको पलासिस कैट देखनी, तो आपको इंडिया में ये कहाँ देखने को मिलेगी? लद्दाख में आपको ये देखने को मिलेगी। जो वहाँ के फार्मर्स हैं, यानी किसान हैं, शेफर्ड्स यानी कि भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं लद्दाख के, चैंगटैंग एरिया के लोग, वो इस कैट को बहुत प्यार करते हैं। विच दे सी वाइल ग्रेजिंग देयर लाइफ स्टॉक, यानी अपने जानवरों को, अपनी काउज, अपनी शीप्स, भेड़ बकरियों को ग्रेजिंग कराते वक्त यानी घास चराते वक्त वहाँ के शेफर्ड्स और फार्मर्स को ये कैट दिखाई देती है लद्दाख में। तो अगर आपको भी देखनी है तो आप इन फार्मर्स एंड शेफर्ड्स की मदद से वहाँ पर जाकर लद्दाख में चैंगटैंग एरिया में आपको ये पलासिस कैट दिख सकती है। 2016 में जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जिसको शॉर्ट में हम IUCN भी कहते हैं, इन्होंने एक एसेस किया यानी आंकलन लगाया, एक सर्वे किया कि जो पलासिस कैट है वो नियर थ्रेटेंड हो गई थी। यानी 2016 में पलासिस कैट वॉज ऑलमोस्ट थ्रेटेंड यानी कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर पहुंच गई थी। ओके, यानी कि इसका जो नंबर है वो घट चुका था, काफ़ी घट चुका था। इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो चुकी थी। क्यों हो गई थी? बिकॉज ऑफ प्रे डिप्लीशन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, इसलिए मैं यहाँ पे IMP लिख रही हूँ। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ पलासिस कैट इन 2016, यानी 2016 में पलासिस कैट जो घट चुकी थी, थ्रेटेंड हो गई थी, उसके क्या रीज़न थे? पहला रीज़न था प्रे डिप्लीशन। प्रे डिप्लीशन यानी प्रे का मतलब होता है शिकार और डिप्लीशन यानी घटना, यानी इन कैट्स के शिकार में घटौती हो गई थी, यानी कि इनको शिकार नहीं मिल रहे थे, क्योंकि अब शिकार नहीं मिलेंगे तो ये किसको पकड़ेंगी और क्या खाएंगी, और खाएंगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगी, सर्वाइव कैसे करेंगी। तो बात यहाँ ये आ गई थी कि इनको शिकार नहीं मिल रहे थे, इनके प्रे डिप्लीट हो गए थे, यानी इनके शिकार घट गए थे, जिसकी वजह से ये भूख से मर रही थी, पहला रीज़न। एंड दूसरा रीज़न था लॉस ऑफ हैबिटेट, यानी जो इनके रहने की जगह थी, जो इनका एनवायरनमेंट था, वो भी खतरे में था, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमंस एंड ऑल वहाँ पे उनको देखने जा रहे थे, टूरिस्ट उनको डिस्टर्ब कर रहे होंगे मे बी, तो इनके रहने की जगह पर भी खतरा हो गया था। तो इनको रहने की जगह नहीं मिल रही थी, और क्योंकि अपने एनवायरनमेंट से ही दूर जाएंगी तो मर जाएंगी। यस, तो इन दो रीजंस की वजह से 2016 में इट वॉज डिक्रीजिंग इन नंबर, इट वॉज नियर थ्रेटेंड। द कैनेडा बेस्ड पलासिस कैट इंटरनेशनल कंजर्वेशन अलायंस, एक और इंटरनेशनल कंजर्वेशन अलायंस है जो कनाडा बेस्ड है और पलासिस कैट के बारे में ही स्टडी करती है, वो भी IUCN के साथ काम कर रही है। और ऐसे ही लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी और ऑर्गेनाइजेशन जिनका यही सेम मोटिव है कि पलासिस कैट को हमें बचाना है और सेव करके रखना है, वो बहुत सारे कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज से आए हैं इस यूनिक कैट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी इस कैट को यूनिक इसलिए बोला गया कि वो सबसे अलग है, सबसे हटके है, और वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यानी बहुत सारे प्लान्स और आइडियाज़ के साथ आए हैं ताकि इस कैट को बचाया जाए, कंजर्व किया जाए, यानी कि प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गई तो हम लोग और हमारे आगे की जनरेशन इसको कैसे देख पाएंगे। यस, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैट, इट्स वाइल्ड बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको क्लास में इनको डिस्कस करना है। हाउ डज वर्किंग विद लोकल पीपल व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग और स्टडिंग समथिंग हेल्प अ लोकल पीपल। यहाँ बोला गया है कि जब आप लोकल लोगों के साथ काम करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे पॉल विलियम्स गए थे मंगोलिया अपनी मूवी बनाने के लिए, तो वहाँ के लोकल लोगों को इन्होंने अपने साथ रखा था काम करने के लिए। तो जब आप लोकल लोगों के साथ काम करते हो किसी चीज़ को स्टडी करने में, मूवी वगैरह बनाने में, इससे लोकल लोगों की कैसे हेल्प हो जाती है। तो अगर आप लोकल लोगों के साथ काम करते हो तो इससे आपका लोकल नॉलेज बढ़ जाता है, पहली चीज़, क्योंकि लोकल लोग अपना नॉलेज, अपना ज्ञान आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी स्किल्स शेयर करते हैं, जिससे आपको बहुत इफ़ेक्टिव सोल्यूशन मिलते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। तो इजीली प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं उनकी मदद से।
नेक्स्ट, हाउ डज इट हेल्प द साइंटिस्ट एंड टूरिस्ट? जो साइंटिस्ट एंड टूरिस्ट हैं उनकी कैसे मदद होती है? तो साइंटिस्ट को भी बहुत इनवैल्यूएबल लोकल नॉलेज मिलता है, यानी इसकी हम लोग यूजुअली लोकल नॉलेज की वैल्यू नहीं करते क्योंकि वो लोकल लोग हैं, लेकिन उनका जो नॉलेज है, उनका ज्ञान है उस एरिया को लेके, पलासेस कैट को लेके, वो बहुत वैल्यूएबल है। और जो लोकल टूरिस्ट हैं वो अपना बहुत ऑथेंटिक ट्रैवल एक्सपीरियंस फील करते हैं, यानी जो वो ट्रैवल करने आए हैं, घूमने आए हैं, इस कैट को देखने आए हैं, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं जब वो लोकल लोगों की मदद और उनके एक्सपीरियंसेस और उनका नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, आपको क्या करना है, पेयर बना लेने हैं अपनी क्लास में। से व्हाट इट इज़ अबाउट द लद्दाख लैंडस्केप दैट मेक्स इट सूटेबल फॉर द पलासेस कैट, और पेयर्स में डिस्कस करना है और बताना है कि लद्दाख के लैंडस्केप, लद्दाख के नज़ारे और एरिया में ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जो वो पलासेस कैट के रहने के लिए सूटेबल है, सिर्फ लद्दाख में ही ऐसा क्या है। डिस्क्राइब 2 फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप, ऐसा क्या है वहाँ के लैंडस्केप में, उसके 2 फीचर्स आपको बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लद्दाख्स हाई अल्टीट्यूड, लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड यानी लद्दाख बहुत हाई हाइट पर है, हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि बहुत हाइट वाले एरिया पर है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था पलासेस कैट बहुत हाइट एरिया वाले पे रहती हैं, हाइट वाले एरिया पे रहते हैं, कम से कम 12,000 फीट ऊपर रहती है। ओके, एंड स्नोई वाइल्डरनेस यानी वो जगह पर बर्फ़ ही बर्फ़ होनी चाहिए। ये भी मैंने आपको बताया था कि पलासेस कैट जो है कोल्ड यानी कि आइस वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ रहती है, और ये दोनों चीज़ें हमको लद्दाख में मिल जाते हैं, विच मेक्स इट सूटेबल फॉर द पलासेस कैट। ओके, एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो हमारे वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स सब कुछ मिल जाएगा, जिनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।